आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। यानी परिक्षेपण मतलब क्या होता है, आपका डिस्पर्जन की बात कर रहा हूँ, यानी वर्ड विक्षेपण की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने दैनिक जीवन के बारे में बात करूँ तो हम देखते हैं कि जो हमारा आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। अगर मैं बात करूँ अपने सूर्य के बारे में, यानी सन जो हमारा है वो दोपहर के टाइम पीला दिखाई देता है, जबकि सुबह और शाम के टाइम क्या होता है, लाल कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है हम इस चैप्टर में इसको समझेंगे। आइए बात करते हैं प्रिज्म क्या होता है। देखिए प्रिज्म हमारा एक ऐसा संरचना होती है जो ध्यान रखने वाली बात है कि पारदर्शी होती है, यानी इसके एक साइड से दूसरी तरफ हमारा क्या हो, प्रकाश चला जाए। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। यानी प्रिज्म हमारा क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। अगर मैं संरचना की बात करूँ तो यहाँ पे संरचना हमारा दिया गया है। हम इस पूरे संरचना में बस हम अपने लिए यूज करेंगे उसको हम इस तरीके से लेंगे। ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। यहाँ देखें, इसका मैं अपना कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इसका प्रिज्म का कलर ये है। अब देखिएगा यहाँ पे ये दो, अगर हमारा प्रकाश इधर से आ रहा है और इधर निकल रहा है तो इसके बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म का कोण या प्रिज्म कोण बोलते हैं। और देखिए इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा अपवर्तक कोण भी इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रिज्म कोण बोल रहे हैं उसको अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। अब देखिए, और ये जो हमारा दो पृष्ठ है जिससे हमारा ये प्रकाश किरण जा रही है, ऐसे कुछ जा रही होगी, ऐसे हमारी प्रकाश किरण जा रही होगी, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। तो इन सब इनके बारे में हम आगे चल के समझेंगे। ये हमारा क्या हो गया, हमारा प्रिज्म का आधार हो गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सबकी परिभाषा लिखी गई है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले हमारा क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ। तो हमने देखा अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, मैं सारी डिफिनीशन आपको यहीं बता दे रहा हूँ। ये हमारा क्या हो गया, एक संरचना हो गई। देखिए यहाँ पे ये हमारी एक संरचना हो गई। अब यहाँ पे हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अपवर्तक पृष्ठ, ये और ये दोनों। अब इनके बीच का कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण बोलते हैं। और ये क्या हो गया, प्रिज्म का आधार हो गया। अब देखिए हम सारी जो परिभाषाएं हैं यहाँ पे जो जो लिखी गई हैं इनको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। पहला क्या है हमारा अपवर्तक पृष्ठ, यानी जिन समतल से हमारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। अब बात करते हैं प्रिज्म कोण। दोनों अपवर्तक जो पृष्ठ है हमारे जहाँ पे मिलते हैं, इन दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच बना जो कोण होता है हमारा वो क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। तीसरा हमारा है अपवर्तक कोण। तो देखिए अपवर्तक कोण क्या होता है कि अपवर्तक कोण हमारा ए है, ये हमारा क्या है, अपवर्तक कोण। आइए बात करते हैं अपवर्तक कोण को इस तरीके से बोल सकते हैं, दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाले बनी कोर को क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं। अब प्रिज्म का आधार क्या है, प्रिज्म का आधार हमारा ए है, या इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी प्रिज्म कोण के सामने वाला जो हमारा जो इससे प्रिज्म प्रिज्म कोण के जो सामने हमारा दिखाई देता है जो भुजा है उसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब आधार को दो तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रिज्म का आधार, यानी अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या बोलते हैं, प्रिज्म का आधार बोलते हैं। अब हमारा उसके बाद है मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद यहाँ से आप देख सकते हैं, मुख्य परिच्छेद हमारा ये होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये तो हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया, अपवर्तक कोण हो गया, अपवर्तक कोर हो गया हमारा, ये प्रिज्म का आधार हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास कांच या पारदर्शी माध्यम हो गया। इसके बाद हमारे बात आती है किसकी, यहाँ पे मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद हमारा क्या हो गया, मुख्य परिच्छेद, यानी जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य परिच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब इस पूरे जो हमारे पास संरचना दिखाई गई है, प्रकाश कैसे आ रहा है कैसे जाएगा, सारी चीज़ों को मैं एक बार दोबारा खुद बना के इसको आपको समझा दूंगा। आइए देखते हैं, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एक प्रिज्म हो गया। मैं थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि हमें अच्छा दिखाई दे। ये हमारा हो गया प्रिज्म। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास प्रिज्म का कोण हो गया। यहाँ से देखने वाली बात है कि हमारा अगर प्रकाश की किरण ऐसे आई, चलिए मैं इसको प्रकाश की किरण को सफ़ेद में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ऐसे आया, प्रकाश की किरण आई। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे मैं खींचता हूँ, ये हमारा हो गया अभिलंब, इस बिंदु पे क्या होगा, अभिलंब होगा। तो अभिलंब को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया अभिलंब। अब क्या होगा, प्रकाश
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। जो हमारा ये प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक क्या है, n है। अब देखिएगा प्रकाश क्या होगा हमारा, यहाँ से प्रकाश को जाना तो ऐसे था, प्रकाश को जाना तो ऐसे था। चलिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके इसको बढ़ा देता हूँ। प्रकाश को जाना ऐसे था, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। प्रकाश को हमारा जाना ऐसे था, पर होगा क्या, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या होगा, प्रकाश हमारा अपने अभिलंब के साथ मुड़ जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और अभिलंब बनेगा, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब क्या होगा, प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, जाना तो प्रकाश को ऐसे था, जाना तो ऐसे चाहिए था, पर जाएगा कैसे प्रकाश हमारा, प्रकाश हमारा यहाँ से सघन से विरल में जा रहा है तो दूर हो जाएगा ऐसे। अब देखिए अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊँ इसका, तो हमारे पास ये हो गया आपतित किरण हो गई, ये हमारा पहला कोण हो गया, ठीक है ना, ये हमारा अपवर्तन, पहला अपवर्तन कोण हो रहा है। अब देखिए इसके लिए हमारा इस जो हमारे पास पृष्ठ है इसके लिए हमारा ये R2 जो होगा ये आपतन कोण होगा, और ये हमारा होगा परावर्तन कोण, यानी इसको बोलेंगे निर्गत कोण, क्योंकि प्रिज्म से ये वाली प्रकाश किरण आई और ये निकल गई। इन दोनों को बोलते हैं क्या पता है, इन दोनों को बोलते हैं अपवर्तन कोण ही बोलते हैं, R1 और R2 को। पर इस पृष्ठ के लिए ये हमारा क्या हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। इस पृष्ठ के लिए हमारा क्या होगा, ये आपतन है अपवर्तन, पर ये हमारा हो गया आपतन कोण, और इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। अब यहाँ जो सबसे ध्यान समझने वाली बात ये है, प्रकाश को जाना कहाँ था, जाना ऐसे था, प्रकाश गया क्या, ऐसे गया, यानी कितना अपने पाथ से, अपने रास्ते से कितना विक्षेप हो गया इसका, उसको देखते हैं। ये हमारा जो विक्षेपण हुआ है वो है सिग्मा, में इसको बोलते हैं। इतना हमारा क्या हो गया, प्रकाश अपने दिशा से मुड़ गया। तो आइए देखते हैं, हर एक डेफिनेशन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहले दिया है जो प्रकाश का विचलन, इसको बोलते हैं विचलन कोण, यानी प्रकाश अपने रास्ते से इतना विचलित हो गया है, इसको बोलेंगे हम लोग विचलन कोण। तो विचलन कोण का जो ग्राफ है ना, वो आपतन कोण के साथ वो किस तरीके से, आइए देखते हैं। अब देखिए अगर हम आपतन कोण बढ़ाएंगे, पहले तो विचलन कोण, आपतन कोण इतना कम होगा उतना क्या होगा, विचलन कोण होगा। फिर एक वैल्यू आएगी आपतन कोण की, जिसपे इस वैल्यू पे क्या होगा, हमारा सबसे कम विचलन होगा। उसके बाद अगर आपतन कोण की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा फिर क्या होगा, विचलन का मान बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे कम हमारा क्या है विचलन कोण है, इसको बोलते हैं सिग्मा m से, ठीक है ना। ये ग्राफ हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं आपतन कोण I तथा निर्गत कोण I डैश बराबर होते हैं किस पे। अब ये समझिए, जब हमारा सबसे जब m यानी सिग्मा m यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, जितना हमारा आपतन कोण होता है उतना ही निर्गत कोण होता है। निर्गत कोण हमारा क्या है, निर्गत कोण हमारा A है, जिसको हम लोग E बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं I डैश ही बोल सकते हैं। हमारा क्या है, निर्गत कोण है, हमारा निर्गत कोण है। आइए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं निर्गत कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब सबसे कम विचलन हो, न्यूनतम विचलन पे। अब बात करें प्रिज्म के अंदर आपतित किरण QR प्रिज्म के आधार BC के समांतर होती है। देखिए जब हम एक स्थिति किसकी बात करें, न्यूनतम विचलन की जब स्थिति होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, जो A हमारी प्रकाश किरण जो यहाँ से जाएगी वो आधार के समांतर होगी, ठीक है ना, आधार के समांतर होगी। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, ए कोण इसके बराबर होगा, यानी I बराबर होगा I डैश के। ये जो भुजा है ये दोनों समांतर होंगी, और देखिएगा ये जो कोण है R और R डैश, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये किसकी है, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है। ध्यान रखने वाली बात है क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात हो रही है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए प्रिज्म में दोनों अपवर्तक पृष्ठों का विचलन I माइनस R और I डैश माइनस R डैश बराबर होते हैं, ठीक है ना। यानी पहली कंडीशन जो हमारा विचलन हो रहा है और दूसरी कंडीशन में जो विचलन हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जो विचलन यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा हो गया, पहला विचलन हो गया, ये हमारा दूसरा विचलन हो गया। प्रकाश जाना ऐसे था, गया ऐसे ना, जाना ऐसे था पर गया ऐसे। तो यानी अगर मैं बात करूँ, जाना ऐसे था गया ऐसे, तो इतना विचलित हो गया। ये जो दोनों विचलन है ना, दोनों विचलन भी आपस में बराबर होंगे, किसमें, न्यूनतम यानी सबसे कम किसमें। अगर मैं बात करूँ सबसे कम, यहाँ पे हम लोग बात करें ना न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ये कहानी होती है। आइए समझते हैं, इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी तो इसको मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा है एक प्रिज्म, न्यूनतम विचलन की स्थिति मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो हमारा होगा I वो बराबर होगा
जो हमारा प्रकाश की किरण निर्गत किरण के बराबर होगा। यहाँ पे हमारा अभिलंब ऐसे होगा, आई और ई बराबर होंगे, इसको आई डैश बोलेंगे। अब देखिए पहले प्रकाश को ऐसा जाना था, विचलन हो गया इतना, फिर प्रकाश को कैसे जाना था, ऐसे जाना था, विचलन कितना हो गया, इतना विचलन हो गया। ये दोनों विचलन भी बराबर होंगे। क्यों? अब क्यों बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा प्रिज्म कोण हो गया, ये हमारा आर और ये हमारा आर डैश, आर डैश और आर बराबर आर डैश के होंगे। अगर आर हमारा आर डैश के बराबर है, इसका मतलब जो पूरा कोण हमारा क्या होगा, पूरा कोण हमारा ई होना चाहिए। तो अगर मैं इतने की बात करूँ, इतना कोण हमारा क्या होगा, आई माइनस, ये क्या होगा हमारा आई माइनस, पूरा हमारा आई होगा ना यहाँ से यहाँ तक, आई माइनस आर, और जो ए कोण होगा ना, ये पूरा हमारा क्या आई डैश है ना, तो हमारा पूरा आई डैश है, पर ये हमारा आर है ना, ये अगर मैं विचलन की बात करूँ क्या होगा, आई डैश माइनस आर, पर देखिएगा यहाँ पे आर डैश ना, तो आर और आर डैश दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, आई माइनस आर बराबर होगा आई डैश माइनस आर डैश। ये हमारा कंडीशन बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। अगर मैं बात करूँ पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कितना होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसको एक बार मैं बता दे रहा हूँ। इस कंडीशन जो विचलन हमारा होगा, विचलन को मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, जो हमारा इस कंडीशन में विचलन होगा ना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो इसका अपवर्तनांक होगा प्रिज्म का, वो बराबर होगा साइन जो न्यूनतम विचलन है प्लस प्रिज्म कोण अपान 2 बटा साइन प्रिज्म कोण बटा 2। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फार्मूला किसका, न्यूनतम विचलन की स्थिति में इस प्रिज्म का अपवर्तनांक का फार्मूला हमारा। यहाँ देखिए ये हमारा दिया गया है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन में संबंध है, तो हमारा न्यूनतम विचलन ये हो गया हमारा प्रिज्म, और कोण हमारा क्या, प्रिज्म कोण में आपस में क्या संबंध है, यहाँ पे रिलेशन दे दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर हमारा प्रिज्म पतला हो, पतला का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्रिज्म हो, देखिए यहाँ पे ऐसा प्रिज्म हो कि जिसमें हमारा जो है ना, ये जो है हमारा ये जो कोण है ये लेस देन 5 डिग्री हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग पतला प्रिज्म बोलते हैं। इस कंडीशन जो हमारा विचलन आता है, देखिए कैसे विचलन निकालेंगे। इस कंडीशन जो हमारा विचलन आएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, तो हमारे पास जो बड़े वाले प्रिज्म के लिए फार्मूला आया है किसमें, इसका अपवर्तनांक और साइन मिनिमम प्लस a/2 अपान साइन a/2। ये तो हमारा किसके लिए संबंध है, बड़े प्रिज्म के लिए, किसके बीच में, अपवर्तनांक प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन में। बट अगर मैं बात करूँ प्रिज्म कोण हमारा बहुत ही छोटा हो, बहुत छोटे की स्थिति में क्या हो जाएगा, म्यू जो होगा हमारा साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा बराबर होता है थीटा के अगर हमारा कोण छोटा है, जो साइन थीटा है ना, वो हो जाएगा सिग्मा m प्लस a/2 अपान क्या हो जाएगा, a/2। यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू a/2 बराबर हो जाएगा सिग्मा प्लस a/2। यहाँ देखिएगा 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, जो न्यूनतम विचलन आ गया हो जाएगा म्यू a माइनस a, यानी क्या हो जाएगा, अगर ये कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा हमारा, म्यू -1। ये हमारा होता है न्यूनतम विचलन। ये तो न्यूनतम विचलन की कंडीशन होगी, किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए पतले प्रिज्म के लिए जो हमारा न्यूनतम विचलन है उसका फार्मूला क्या आ गया, म्यू -1 इंटू ए। म्यू लिखो या एन लिखो, जो हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक है, मैं यहाँ पे म्यू ले रहा हूँ, पर आप उसको ए भी लिख सकते हो या म्यू दोनों लिख सकते हो। अतः इस सूत्र से अतः स्पष्ट है कि न्यूनतम विचलन कोण सिग्मा m का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू तथा प्रिज्म के कोण ए पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ समझ में भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए म्यू और ए का मान जितना अधिक होगा, ये क्या होगा हमारा, न्यूनतम विचलन का मान उतना ही अधिक होगा। अब आइए बात करते हैं एक उदाहरण से। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर हम लोग खुद निकालेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित होता है यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या दिया है, सिग्मा m दिया है आपका 30 डिग्री, और प्रिज्म कोण क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, कह रहा है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, म्यू इक्वल टू होता है हमारे पास साइन न्यूनतम विचलन प्लस प्रिज्म कोण बटा 2 यानी साइन a/2। अब यहाँ रखते हैं, म्यू जो हमारा आ जाएगा वो जाएगा साइन न्यूनतम विचलन कितना है हमारे पास 30 डिग्री प्लस कोण की वैल्यू क्या a,
2 अपान क्या हो जाएगा साइन a/2 यानी 60/2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री। देखिए 30 + 60 90, 90 बेटा तो क्या होगा 45 हो जाएगा अपान साइन 30 डिग्री। अब जो हमारा प्रिज्म का अपर्तनांक आ जाएगा वो आएगा साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की 1/2। अब 2 ऊपर जाएगा 2/√2 यानी आ जाएगा आपका √2। दिस इज इक्वल टू 1.414। इतना हमारा क्या आ जाएगा 1.414। ये हमारा अपर्तनांक आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या विक्षेपण बोलते हैं। जब हमारा श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पे जाएगी तो ये अलग अलग यानी 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इसके पीछे का जो रीजन होता है वो समझिए कि जो ये हमारा पदार्थ है, जो हमारा प्रिज्म है जिस किसी भी पदार्थ से बना हुआ है, इस पदार्थ में अलग अलग तरंग दैर्घ्य की जो प्रकाश है ना उसके लिए इसका अपर्तनांक अलग अलग होगा। देखिए मैंने क्या बोला, तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से दिखते हैं, अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए इसका जो अपर्तनांक है ना म्यू वो अलग अलग होगा। सबसे जरूरी चीज़ इसे हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको समझना क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमारा तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, जितना ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला हमारा प्रकाश की किरण होगी इस माध्यम का उतना ही कम क्या होगा, अपर्तनांक उतना ही कम होगा। यानी जितना कम हमारा लैम्डा की वैल्यू जितना कम होगा, अगर कम है तो क्या होगा म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है ना। यानी अगर मैं बात करूँ जो हमारा लाल कलर होता है ना, लाल का जो हमारा तरंग दैर्घ्य होता है 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, किसी में 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा रहता है। और जो हमारा इसका बैगनी की मैं बात करूं, बैगनी का जो होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी अपर्तनांक बैगनी का सबसे ज़्यादा होगा। इस प्रिज्म का अपर्तनांक बैगनी किरण के लिए सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम होगा किसके लिए, लाल किरण के लिए। तो ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश के मिश्रण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 मुख्य रंगों के किरणों में विभाजित हो जाता है। आइए समझते हैं बात को, होगा क्या। अब मुझे आप लोग यहाँ पे समझिए, अगर हमारा प्रकाश का जो किरण है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ, प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण आई यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जाना तो प्रकाश की किरण किधर था, जाना हमारा प्रकाश की किरण को इधर था, इधर हमारे प्रकाश को किरण को जाना था। पर हुआ क्या, प्रकाश के किरण क्योंकि यहाँ अपवर्तन हुआ, अपवर्तन सबसे कम उसका होगा जिसका हमारा, जिसके लिए, चलिए मैं इसको दोबारा बना दे रहा हूँ। ये प्रकाश किरण हमारी ऐसे चली गई। चलिए इसको मैं एक बार, चलिए मैं इसको एक बार दोबारा बना दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे कम, अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये हमारा विरल है, सघन है। सघन का मतलब इसका अपूर्णांक, सबसे कम अपूर्णांक किसका होगा, लाल किरण का। यानी सबसे कम जो है विक्षेपण जो होगा लाल किरण का होगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, बैगनी किरण का। बाकी सब इनके बीच रहेंगे। यानी हमारा लाल किरण हो गया, हमारा हो गया बैगनी किरण। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे लाल और बैगनी। यहाँ पे देखिए लाल को थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा दिया गया। लाल भी हमारा क्या होगा, ये अगर मैं बात करूँ तो हमारा लाल नहीं होगा, यहाँ पे जो दिखाया गया है हमारा लाल होगा ही नहीं। लाल हमारा इधर होगा, ए हमारा लाल होगा, ठीक है ना। यानी लाल का भी क्या होगा, हमारा अपने रास्ते से विक्षेपण होगा। तो यानी सबसे ऊपर क्या होगा, लाल होगा, उसके बाद बैगनी। यानी सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वो बैगनी किरण का होगा, सबसे कम क्या होगा, लाल किरण का विचलन होगा। ये हमारे इस विचलन की वजह से, यानी अलग अलग प्रकाश की किरण का इस माध्यम में अपवर्तनांक अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि उनका तरंग दैर्घ्य अलग है। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक, उस प्रकाश किरण के लिए इस पदार्थ का अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। इसलिए इनका विचलन हो रहा है। तो इसलिए विचलन होने के कारण क्या होता है, लाल अलग अलग कलर में हो जाता है। अब देखिए मैं रंग की बात कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं हम लोग विभिन्न तरंग दैर्घ्य के अपवर्तनांक। जैसे हमें पता है कि जो लाल रंग है उसका सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, सबसे कम हमारा बैगनी कलर का होता है। तो अब देखिए अलग अलग माध्यम में बैगनी कलर का अपवर्तनांक अलग होगा,
और लाल रंग का अलग होगा। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, अपवर्तनांक कम होना चाहिए। तो हमारे पास उदाहरण के तौर पे क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास दिया गया है। तो क्राउन ग्लास की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम हमारा लाल कलर का होना चाहिए अपवर्तनांक, तो 1.515 है, और बैगनी देखते हैं 1.533 है। तो यानी किसका ज़्यादा है, हमारा बैगनी का। अगर मैं फ्लिंट ग्लास की बात करूं तो फ्लिंट ग्लास में भी हमारा बैगनी का ज़्यादा है और लाल का अपवर्तनांक कम है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जिसका जितना ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उसका अपवर्तनांक किसी भी माध्यम में, चाहे वो फ्लिंट ग्लास हो चाहे हमारा क्या हो क्राउन ग्लास हो, उसमें हमारा कम होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोणीय विक्षेपण के बारे में, हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। अब देखिए होगा क्या कि अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझाऊं आपको, तो हमारे पास एक प्रिज्म है, यहां देखें ये हमारे पास एक प्रिज्म हो गया। अब हमें पता है कि हम अगर इस प्रिज्म को एक छोटा सा प्रिज्म लो, यानी जिसका क्या हो प्रिज्म कोण 5 डिग्री से कम हो, तो यहाँ पे अगर मैं एक प्रकाश की किरण जो वाइट कलर की हो उसको यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ तो होगा क्या, वो अपने 7 कलरों में हो जाएंगे विक्षेपित यहाँ पे। अब प्रकाश को जाना था सीधा, इस तरीके से प्रकाश को जाना था, पर होगा क्या, हर एक प्रकाश के किरण का विक्षेपण होगा क्योंकि सबका अपवर्तनांक अलग अलग है। तो आइए देखते हैं, मैं बस यहाँ पे 2 कलर बनाऊंगा, एक लाल और एक बैगनी। तो इसको हम लोग लाल बोल दे रहे हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, चलिए मैं इसको लाल को हम लाल पेन से ही दिखाते हैं। हमारा लाल प्रकाश किरण ऐसे निकल गई, और जबकि मैं इसको बैगनी बोल दे रहा हूं, चलिए इसको मैं बैगनी बोल रहा हूं, बाकी सब प्रकाश किरण इनके बीच होंगे। चलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूं, हमारे प्रकाश किरण आई यहाँ पे। अब जो लाल रंग का जो यहाँ पे विचलन होगा इसको लिखेंगे डेल्टा, यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा आर के बारे में। और जो हमारा सिग्मा आर होगा इसके लिए जिसका हमारा प्रिज्म एंगल दिया है ए, वो क्या हो जाएगा, म्यू प्रिज्म आर का -1 इंटू ए, इतना जो है विचलन हो जाएगा हमारा लाल कलर। अगर मैं बात करूं बैगनी कलर का कितना विचलन होगा, बैगनी कलर का जो हमारा विचलन होगा बराबर होगा इतने के, इसको मैं वी लिख रहा हूं। तो हमारा जो बैगनी कलर का विचलन है वो है म्यू किसका, बैगनी का, यानी अपवर्तनांक बैगनी कलर का -1 इंटू ए, क्योंकि हमारा प्रिज्म क्या है, प्रिज्म हमारा थिन प्रिज्म है, यानी बहुत छोटा कोण वाला प्रिज्म। तो अब इनके बीच के जो कोण होता है ना, लाल कलर और बैगनी कलर के बीच का जो कोण होगा थीटा, वो हमारा क्या होगा, ये बैगनी कलर का विक्षेपण माइनस रेड कलर का विक्षेपण। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है म्यू बी माइनस म्यू आर इन मल्टीप्लाई बाई ए, ये हमारा थीटा। इसी थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, या बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। तो यानी जब कोई हमारा श्वेत प्रकाश किरण किसी थिन प्रिज्म में, यानी छोटा जो है कोण वाला प्रिज्म से गुजरता है, तो लाल कलर यानी लाल रंग और बैगनी रंग के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोणीय विक्षेपण। और ये बराबर होता है किसके, म्यू बी, यानी इस ग्लास के लिए जिसका बना हुआ प्रिज्म है उसका जो है अपवर्तनांक किसके लिए, बैगनी कलर के लिए, माइनस उसी का अपवर्तनांक किसके, लाल कलर के लिए, और उसमें गुणा करते हैं किसके, हमारा जो प्रिज्म कोण है उससे, और हमारा बराबर आ जाता है किसके, कोणीय विक्षेपण के। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उदाहरण की। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण क्या दिया, 7 डिग्री दिया है। अब देखिएगा हमने आपसे बोला कि जो छोटा थिन प्रिज्म होता है उसका कोण क्या होता है, 5 डिग्री से कम होना चाहिए, पर इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 10 डिग्री तक भी लेते हैं। तो कई बुकों में 10 डिग्री तक दिया रहता है, तो हम लोग 10 डिग्री से अगर कम हमारे पास कोण है तो हम उसको छोटा यानी बहुत थिन प्रिज्म की तरह उसको कंसीडर करेंगे, यानी पतला प्रिज्म। चलिए अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है कि जो प्रिज्म कोण है वो क्या है, 7 डिग्री के बराबर है। चलिए अब बात करें जिसमें श्वेत प्रकाश का निर्गमन कराया जाता है, यदि लाल और नीले रंग का प्रकाश का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, लाल कलर के लिए क्या है, म्यू आर जो है हमारा है 1.620 है, और हमारा बैगनी कलर के लिए क्या है 1.643 है, 43।
तो दोनों रंगों के मध्य विक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों के मध्य हमें फाइंड निकालना है विक्षेपण कोण का मान कितना होगा। तो आइए देखते हैं। विक्षेपण कोण क्या होता है हमारा, थीटा होता है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब देखिए म्यू बी कितना दिया है हमारा 1.643 माइनस म्यू आर कितना दिया है आपका 1.620, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम लोग, कोण कितना है 7 डिग्री है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, अब यहाँ 4 में 2 गए कितना आ गया 2, और 6 में 6 एक 0, मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ से आ गया 1 6, यहाँ से 0 1 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 1.0 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0.161 डिग्री का हमारे पास आ गया विक्षेपण कोण का मान। इस तरीके से हम विक्षेपण कोण निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं प्रकाशिक माध्यम के परिक्षेपण या वर्ड विक्षेपण क्षमता। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि एक प्रिज्म है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं। अब देखिए प्रिज्म में क्या होगा, अगर मैं इसमें प्रकाश की किरण जो है सफेद यानी व्हाइट प्रकाश की किरण अगर आई तो होगा क्या, ये अपने रास्ते से विक्षेपित हो जाएगी, यानी यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग कलर में विक्षेपित हो जाएगी। यहाँ मैं सारा बना दे रहा हूँ एक एक करके। 7 कलर में क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे ऊपर वाला जो कलर होगा ना, प्रकाश को जाना कैसे था, प्रकाश को जाना था ऐसे। अब हमारा जो प्रिज्म है ना उसका प्रिज्म कोड ए हो गया। अब हमारा ये लाल कलर हो गया सबसे ऊपर वाला, सबसे कम लाल का जो है विचलन होता है, सबसे ज़्यादा हमारा किसका होता है, बैगनी का। ये हमारा बैगनी हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारा विबग्योर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैनी आह पिनाला, हिंदी में बोलते हैं, जिसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ येलो कलर के बारे में जो बीच में आता है, ठीक है ना, यानी हमारा यहाँ से आएगा 4th नंबर पे। तो समझिएगा इनके बीच का जो कोण होता है थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वर्ड विक्षेपण क्षमता जिसको हम लोग ओमेगा दिखाते हैं, ये बराबर होता है इनके बीच का जो कोण है बटा क्या होता है, विचलन किसका, येलो कलर का विचलन, यानी येलो मतलब हमारा क्या होगा, पीला, पीला कलर का विचलन जो होता है वो, इन दोनों के रेशियो के क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है वर्ड विक्षेपण क्षमता। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा को हमने देखा तभी ओमेगा इक्वल लिख सकते हैं, थीटा को हमें याद है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये लिखते हैं। अपान क्या होगा, बैग, अगर मैं बात करूं येलो कलर का तो क्या होगा, म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। अब देखिए ए से ए हमारा कैंसिल हो गया, क्या बची हमारे पास ऊपर, म्यू बी माइनस म्यू आर अपान म्यू ऑफ येलो कलर माइनस 1। ये हमारा हो गया किसका, वर्ड विक्षेपण क्षमता ओमेगा। अब इस तरीके से हम लोग ओमेगा को लिखते हैं, जबकि इसको बोलते हैं माध्य अपवर्तनांक बोलते हैं। माध्य अपवर्तनांक मतलब है कि लाल और बैगनी के बीच का जो अपवर्तनांक होता है वो येलो कलर का होता है, यानी हमारा पीला कलर का होता है। आगे बात करते हैं वर्ड विक्षेपण अथवा प्रक्षेपण क्षमता एक मात्रक विहीन राशि है। देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये भी कोण है और ये भी क्या है, कोण ही है, इसलिए ये क्या मात्रक विहीन राशि है। कोणों के अनुपात होता है, इसका मान प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है, ना कि प्रिज्म कोण पर। देखिए यहाँ प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे कहीं प्रिज्म कोण नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ दिया है लाल, पीले और बैगनी वर्ड के लिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है। लाल के लिए क्या अपवर्तनांक दिया गया है, एक एक करके देखते हैं। हमारे पास म्यू आर ये दिया है आपका 1.56, सबसे कम होता है। म्यू किसका दिया है, पीले कलर का, क्या दिया है, म्यू पीले कलर दिया है आपका 1.60, और जो हमारा बैगनी कलर दिया है वो दिया है 1.68। ये तो हमारा दे दिया गया है अपवर्तनांक अलग अलग कलर का। कह उसकी वर्ड विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो जो वर्ड विक्षेपण क्षमता होती है ओमेगा, ये बराबर क्या होता है, म्यू बी, यहाँ देखें म्यू बी माइनस म्यू आर अपान क्या, म्यू येलो कलर का माइनस 1। यानी हमारा लाल कलर का जो अपवर्तनांक है उसमें क्या करेंगे, बैगनी कलर के अपवर्तनांक में घटाएंगे लाल कलर को और डिवाइड करेंगे किसके, पीले कलर का जो अपवर्तनांक होता है -1।
इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आइए लिखते हैं, ये हमारा कितना दिया है, बैंगनी कलर का 1.68 माइनस लाल कलर का 1.56 अपान क्या येलो कलर का दिया है आपका 1.60 माइनस क्या 1। अब देखिए यहाँ पे घटाते हैं, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ बचेगा 1.0 और यहाँ क्या बचेगा आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.60, यानी हो गया हमारे पास 12/60, इसको लिख सकते हैं 1/5, यानी क्या हो गया 0.2। इतना हमारा आ गया इसकी वर्ड विक्षेपण क्षमता 0.2 के बराबर। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे कुछ हमारे प्रश्न हैं जिनको समझना है। अगर मैं बात करूँ कि साधारणतः जो कांच के बने प्रिज्म का प्रत्येक कोण क्या होता है, देखिए जो साधारणतः अगर बात की जा रही है तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे पास जो प्रिज्म होगा ना, उसके सभी कोण बराबर होंगे। और कितने होंगे, अगर सभी कोण बराबर होंगे इसका मतलब क्या होता है, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर सभी कोण बराबर हैं, कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण बन रहे हैं, तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे 60 डिग्री के, यानी हमारा 60 डिग्री का ये भी हो जाएगा, 60 डिग्री का ये भी हो जाएगा और 60 डिग्री का ये भी हो जाएगा। यानी जो उसका प्रिज्म कोण होगा वो भी 60 डिग्री होगा और जो बाकी हमारे कोण होंगे वो भी 60 डिग्री के ही होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। किसी पारदर्शी माध्यम में रखे गए कांच का प्रिज्म प्रकाश किरणों का विचलन करता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को समझेंगे एक एक करके। पहला दिया है कि किसी पारदर्शी माध्यम में रखे किसी कांच का जो प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करता है, सदैव आधार की ओर लिखा है, सदैव आधार से दूर, आधार के तरफ, परंतु जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इस बात को समझेंगे। आइए हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए 2 डायग्राम यूज करेंगे। एक पहला डायग्राम है हो गया हमारा, दूसरा है हम ये मानते हैं जो हमारा पहला डायग्राम है ये हमारा विरल माध्यम है और हमारा सघन माध्यम है। इसका अपवर्तनांक क्या दिया है, म्यू दिया गया है। अगर सघन माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है तो क्या होगा, जाना तो ऐसा था पर होगा क्या, ये आधार की तरफ विचलित हो जाएगी। ठीक है ना, विचलन किधर हुआ, आधार की तरफ हुआ। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। मान लेते हैं हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। पहला हमारा क्या है, ये हमारा सघन माध्यम है, दूसरा हमारा क्या है, विरल माध्यम। तो होगा क्या, प्रकाश किरण ऐसे आई। अब देखिए हमारा यहां पे हो जाएगा, ये हमारा हो गया अभिलंब। तो प्रकाश को जाना तो ऐसे था, अगर मैं बात करूं तो प्रकाश को जाना ऐसे था, पर प्रकाश जाएगा कैसे। अब देखिए जो हमारे पास अभिलंब है उससे दूर होगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है। तो क्या होगा, प्रकाश हमारा यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ ऐसे निकलेगा प्रकाश, यानी जो आधार से दूर हो रहा है इसका विचलन। तो यहाँ पे दिया गया सदैव आधार की ओर नहीं, सदैव आधार की ओर नहीं, वो सदैव आधार की ओर तब होगा जब हमारा प्रिज्म का अपवर्तनांक बगल वाले माध्यम से ज़्यादा होगा। दूसरा हमारा दिया गया है सदैव आधार से दूर, दूर कब होगा, जब हमारा सघन होगा, विरल होगा। पर यहाँ दिया तीसरा देखिए क्या है, आधार की तरफ, परंतु जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम हो। आधार की तरफ कब हो रहा है, जब माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, इसका अपवर्तनांक कांच से कम हो, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक और केवल एक विशेष के लिए प्रिज्म न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। तो देखिएगा कह रहा है कि क्या ऐसी विशेष कंडीशन होती है, एक ऐसी विशेष कंडीशन होती है, एक और केवल एक विशेष के लिए प्रिज्म न्यूनतम विचलन देता है। तो न्यूनतम विचलन जो होता है ना हमारा, वो होता है I प्लस ई माइनस ए। तो हमारा विचलन का हो गया, तो न्यूनतम विचलन तब हो जब हमारा I और E क्या हो, बराबर हो, यानी जो हमारा आपतन कोण हो और जो निर्गत कोण हो दोनों क्या हो, बराबर हो। तो एक न्यूनतम विचलन के लिए क्या होना चाहिए, केवल एक और एक आपतन कोण होता है। अगर उस कोण से ज़्यादा हुआ, देखिए अगर विचलन और आपतन कोण का जो ग्राफ आया था वो ऐसे आया था, अगर इससे इसी एक वैल्यू पे क्या होता है, न्यूनतम विचलन होता है आपतन कोण पे। अगर इसके बाद हमारा आपतन कोण बढ़ाओगे तब भी क्या होगा, 2 विचलन आएगा, मतलब 2 आपतन कोण पे इस पे भी जो विचलन आ रहा है वही इस आपतन कोण पे भी विचलन आ रहा है। यानी न्यूनतम विचलन के लिए क्या होगा, एक ही आपतन कोण होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का मान निर्भर करता है। अब देखिए न्यूनतम जो विचलन है हमारा वो क्या होता है, देखिए सिग्मा इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये होता है हमारे पास जो पतला प्रिज्म होता है उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए किस पे निर्भर करता है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है और
प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो हमारा क्या होगा, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दोनों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है यदि किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक 1.5 तथा प्रिज्म कोण 10 डिग्री हो तो न्यूनतम विचलन क्या होगा। अब 10 डिग्री के लिए क्या मानेंगे, इसको मानेंगे हम लोग थिन प्रिज्म यानी हमारा पतला प्रिज्म। तो क्या हो जाएगा, इसका जो विचलन होगा म्यू -1 इंटू ए। तो म्यू की वैल्यू क्या दिया है 1.5 दिया है -1, एक क्या दिया है 10 डिग्री दिया है, हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10 यानी हमारा आ गया 5 डिग्री के बराबर। यानी इसमें हमारा 5 डिग्री का विचलन होगा। आइए बात करते हैं आगे। यहां पर दिया गया है यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण ए तथा न्यूनतम विचलन सिग्मा एम हो तो आपतन कोण होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं न्यूनतम विचलन और आपतन कोण में क्या संबंध हो, न्यूनतम विचलन बराबर होता है आई प्लस निर्गत कोण ई माइनस ए होता है। इस कंडीशन में आई और निर्गत कोण दोनों बराबर होता है, 2i लिख दो माइनस ए, हमारा क्या होगा न्यूनतम विचलन हो गया। न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण क्या होगा, तो न्यूनतम विचलन प्लस ए, इधर हो जाएगा हमारा प्रिज्म कोण इधर लाएंगे, इक्वल टू क्या होगा 2i। तो यहाँ से हमारा आई जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा सिग्मा एम प्लस a/2, इतना हमारा होगा आपतन कोण। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं, अपने नया क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 60 डिग्री प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म पर जब प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर आपतित होती है तो न्यूनतम विचलन का कोण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम विचलन क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है हमारा प्रिज्म कोण है कितना है, वो दिया 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एम बराबर होता है 2i माइनस ए, यानी 2 गुणा क्या आपतन कोण माइनस हमारा प्रिज्म कोण, कितना होगा 2 इंटू आई की वैल्यू क्या हमारा दिया है 50 डिग्री माइनस एक क्या है 60, कितना हो गया हमारे पास 100 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 40, यानी हमारा जो विचलन होगा वो क्या होगा 40 डिग्री होगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि पतले कांच 1.5 के प्रिज्म का अधिकतम विचलन जो है, जो सबसे कम विचलन है वो क्या दिया गया है, और अपवर्तन कोण r के बीच निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। अच्छा, इसके बीच संबंध की बात की जा रही है, आइए देखते हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा न्यूनतम विचलन में क्या होता है, जो दोनों कोण होते हैं R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर किसके होगा r के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब वो क्या होता है R1 प्लस R2 जो होता है वो बराबर a के होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों r होंगे ना, R1 भी r के बराबर होगा, R2 भी r के बराबर होगा, तो बराबर हो जाएंगे 2r इक्वल टू a। हमारा r जो होगा वो हो जाएगा a/2 के बराबर। अब r हमारा क्या हो जाएगा a/2। अब बात करें न्यूनतम विचलन क्या होगा, म्यू -1 इंटू ए। तो म्यू की वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 1 इंटू ए, कितना आ गया हमारा, ये आ गया a/2, a/2 आ गया। यहाँ पे सिग्मा एम भी a/2 आ गया और r भी a/2 आया गया। इसका मतलब जो हमारा न्यूनतम विचलन होगा वही बराबर किसके होगा r के। तो आपस में कौन संबंध होगा, पहला सिग्मा एम बराबर हो जाएगा r के।